Good evening, everyone. Okay, okay. So now we start with management of the DUB. Okay. So yesterday, let's take a quick revise. Yesterday, what we learned first, तो पहले four terminologies. What is menorrhagia? What is polymenorrhea? What is metrorrhagia? What is manometrorrhagia? Menorrhagia means excessive bleeding more than in amount and duration. आप menorrhagia किसे बोलोगे? जब ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग लास्टिंग मोर देन 7 days एंड ब्लीडिंग इज मोर देन 80 ml मीन्स 6 to 7 पैड्स पर से ज़्यादा यूज़ करने पड़े देन इट इज़ कॉल्ड मेनोरेजिया. पोलीमेनोरिया सेम थिंग बट साइकिल इज लेस देन 21 days देन इट इज कॉल्ड पोलीमेनोरिया. मेट्रोरेजिया मीन्स इरेग्युलर साइक्लिकल ब्लीडिंग, कभी भी कब आता है तो उसको बोलते हैं मेट्रोरेजिया. मैनोमेट्रोरेजिया मीन्स ऐसा ब्लीडिंग कि आप उसमें पीरियड कब आए या नहीं आया बोल ही नहीं सकते हो, दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्रोरेजिया. तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशंस ऑफ मेनोरेजिया एंड पोलीमेनोरिया सीन इन फाइब्रोड, मोस्टली तो डीयूबी मीन्स डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. द ब्लीडिंग अकर फ्रॉम द यूट्रस विदाउट एनी पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजी नहीं है पर ब्लीडिंग होता है. किस में होगा? टीनेज गर्ल्स में होगा, पोस्ट अबॉर्शन, पोस्ट डिलीवरी एंड प्री मेनोपोजल एज ग्रुप में आर वेरी कॉमन इन डीयूबी. देन अलग पैथोलॉजिकल कोई लीजन की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है तो दैट इज पीआईडी, फाइब्रोड, एडिनोमायोसिस, पेल्विक एंडोमेट्राइटिस. इन्फेक्शन होगा तो भी ब्लीडिंग होगा. एंड मैनोमेट्रोरेजिया मीन्स कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग लाइक सर्वाइकल कैंसर है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, पोलिप है, तो इन सब की वजह से ब्लीडिंग होता है. समटाइम्स ब्लीडिंग इज ड्यू टू हार्मोनल इरेग्युलरिटीज, डिस्टर्ब्ड एचपी एक्सिस हो जाती है, थायराइड एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, या आईटीपी प्लेटलेट की कोएगुलेशन में प्रॉब्लम है तो भी ब्लीडिंग हो सकता है. सो दिस आर द मेनली बेसिक रीजंस वेर वी फाउंड द एबनॉर्मलिटीज एंड लीड्स टू द ब्लीडिंग. तो जब भी कोई भी पेशेंट आपके पास ब्लीडिंग वाला आता है, गाइनिक ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी रूल्ड आउट एक बार कर लो कि प्रेगनेंसी की वजह से है कि नहीं है, पहले तो वो आपको रूल्ड आउट करना पड़ेगा. रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आता है, कभी भी आता है, तो पहले अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है क्लिनिक या ओपीडी में तो ब्लीडिंग लेडीज को होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग, तो ऑलवेज फर्स्ट रूल आउट द प्रेगनेंसी विद द हेल्प ऑफ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और पॉसिबल हो तो यूएसजी पेल्विस या यूएसजी एब्डोमेन. अगर मैरिड वुमन है, सेक्सुअली एक्टिव है तो ऑलवेज प्रिस्क्राइब यूएसजी पेल्विस, रेस्ट इन अदर केस प्रिस्क्राइब यूएसजी एब्डोमेन. आप इतना कराते हो तो सब पिक्चर क्लियर हो जाता है. तो आपने प्रेगनेंसी रूल्ड आउट कर दिया तो पता चल गया कि अभी ये गाइनिक कॉज है. गाइनिक कॉज है तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि इट इज डीयूबी है कि कोई पैथोलॉजी की वजह से है, तो वो आपको यूएसजी पेल्विस या यूएसजी एब्डोमेन से पता चलेगा. अगर डीयूबी है दैट मीन्स के कोई डेफिनेटिव कॉज नहीं है. अगर वो ड्यू टू लीजन है तो आपको वो डिसीज ट्रीट करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इट इज सिंपली एज रिलेटेड चेंजेस डीयूबी क्या है या कोई पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से है. तो दिस आर द मेन बेसिक हाउ वी इवेल्युएट द ब्लीडिंग. अभी सिंपल मैनेजमेंट के पेशेंट हमारे पास आया तो हम क्या करेंगे. तो एडोलेसेंट गर्ल्स, तो एडोलेसेंट में मेनोरेजिया आर वेरी कॉमन. आप देखना बिकॉज देयर साइकिल्स आर मेनली एनोव्यूलेटरी होती है और
कभी भी मेंसेस आता है, 3 महीने पे आता है, 2 महीनों पे आता है और ब्लीडिंग लास्टिंग फॉर मैनी डेज। तो प्राइमरी कॉज, प्राइमरी मीन्स DOB, कोई कॉज नहीं है और ऐसी साइकिल्स पेशेंट को आती है, तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इज मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट 10 to 20 मिलीग्राम अ डे। मीन्स 10 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, मार्केट में अवेलेबल देवरी के नाम से है, देवरी या मैप्रिट मोस्ट कॉमनली। यहाँ पे मैंने ऐसे ट्रेड नेम लिखे हैं कि जो इजीली अवेलेबल हो। फिर मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन वाले कितने भी मेडिसिन आपके पास हो गए अवेलेबल, बट देवरी एंड मैप्रिट आर ऑल ओवर इंडिया में वेरी पॉपुलर ड्रग है। तो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट 10 मिलीग्राम 1 बीडी ऐसा यूजुअली हम देते हैं, 10 मिलीग्राम 1 बीडी या 10 मिलीग्राम 1 TDS अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट। तो 1 बीडी फॉर 25 डेज के लिए दे सकते हैं। और अगर ऐसा रिस्पॉन्स अच्छा मिला, ब्लीडिंग कंट्रोल होता है, तो यू कैन गिव फॉर 2 to 3 साइकिल्स। मीन्स कई बार बहुत यंग गर्ल्स होती है, 14 या 13 साल की लड़कियां होती है, तो उसमें हम वी कैन गिव अप टू 3 months के लिए भी दे सकते हैं। या ब्रेक करके आप दो, ब्रेक करके यानी 25 दिन दो, फिर विड्रॉल आने दो, फिर आप 25 दिन दो, विड्रॉल आने दो। तो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट यूजुअली हम ऐसी गर्ल्स में इस टाइप से दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन दिया पर पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल हो रहा है, ऐसा हो सकता है बिकॉज मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन है, इट इज़ वन काइंड ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बट उसकी वो इतना पोटेंट नहीं है। कई बार प्रेक्लिनिक में आप देखना कि रिजल्ट नहीं मिलता है मेड्रोक्सी से, तो थोड़ा आपको हायर जाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक्वाविरॉन इंजेक्शन दे देते हैं। इंजेक्शन एक्वाविरॉन, व्हाट इज एक्वाविरॉन इंजेक्शन? इट इज टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन आता है। तो टेस्टोस्टेरोन हम देते हैं अलोंग विथ इंजेक्शन ट्रेनलॉक। ट्रेनलॉक क्या है? इट इज एंटीफाइब्रिनोलाइटिक एजेंट, वो ब्लड को क्लॉट करता है। तो अगर पेशेंट को ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है या पेशेंट एकदम ब्लीडिंग बहुत हैवी ब्लीडिंग के साथ आता है, इमीडिएट आपको रिलीफ चाहिए, तो यू कैन गिव स्ट्रेट ट्रेनलॉक IM और IV एंड एक्वाविरॉन IM इंजेक्शन एक बार आप दे दो। फिर उसके बाद आप मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन दे सकते हो। मेड्रोक्सी से रिजल्ट नहीं मिलता है तो यू कैन स्विच ओवर टू द नॉरहेथिस्टेरोन। मेन जो ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए मेन हम जो 2 मेडिसिन यूज करते हैं वो आप याद कर लो। एक होता है MPA, दैट इज कॉल्ड मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, और यू कैन यूज नॉरहेथिस्टेरोन एसीटेट। दोनों के फंक्शन सेम ही है, बट नॉरहेथिस्टेरोन इज मोर पोटेंट देन मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ठीक है। दूसरा चेंजेस ये है कि जो भी पेशेंट कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है तो उसमें मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन मोर प्रिफर्ड है, बिकॉज नॉरहेथिस्टेरोन से ऐसा माना जाता है कि कंजेनिटल एनोमलस चाइल्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ऐसे केसेस में हम MPA प्रिफर्ड करते हैं, बट दिस इज रिटन इन द बुक, बट आस्क मी माई ओपिनियन, तो ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए ऑलवेज यूज नॉरहेथिस्टेरोन। मेड्रोक्सी से कई बार रिजल्ट नहीं मिलता है, पेशेंट वापिस आता है, सो बेटर यूज नॉरहेथिस्टेरोन एसीटेट 5 मिलीग्राम 1 BD या 1 TDS, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जब भी ऐसी लड़की आती है ब्लीडिंग के साथ बहुत ज़्यादा होता है, तो आई विल गिव टेस्टोस्टेरोन मीन्स एक्वाविरॉन इंजेक्शन IM, ट्रेनलॉक IM फॉलोड बाय नॉरहेथिस्टेरोन। मैं कैसे देती हूँ मैं आप वो बुक में ऐसा नहीं दिखा है, पर मैं क्लिनिक में क्या करती हूँ, आई गिव नॉरहेथिस्टेरोन एसीटेट 1 TDS फॉर 3 days फॉलोड बाय 1 BD फॉर 25 days। तो इनिशियली मुझे रिजल्ट चाहिए तो 1 TDS फॉर 3 days मैं दूंगी, फिर उसको तब तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, फिर यू कैन गिव टू 1 BD फॉर 25 days। बट व्हेन यू प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन, ऑलवेज टेल देम to norethistron to be taken at an alarm clock, because पेशेंट को नहीं पता होता है, वो आगे पीछे लेता है, ऐसा नहीं चलता है। तो आप 1 TDS दे रहे हो तो उसको बोलो कि एग्जैक्टली 8 आवर उसे लेना पड़ेगा। और
1 बीडी दे रहे हो तो उसको बोलो एग्जैक्टली 12 आवरली, यानी सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे। अगर वो 8 आवरली ले रहा है तो एग्जैक्टली 8 आवर्स पे उसको लेना पड़ेगा। तो ये बात बताना मत भूलना, बिकॉज कई पेशेंट होते हैं कि अच्छा हो जाता है तो ब्लीडिंग टैबलेट मिस कर जाता है। अगर वो मिस करेगा तो प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल ब्लीडिंग पक्का उसे होगा और पेशेंट को भी अच्छा नहीं लगेगा और आपके पास भी वो बारी बारी आएगा। तो कभी भी ब्लीडिंग आपको किसी में भी बंद करना हो तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, एक्वाविरॉन एंड ट्रेनलॉक IM followed by norethistron 1 TDS for 3 days followed by 1 BD for 25 days। तो और यू कैन मॉडरेट, हाँ बोलिए। क्या ये नॉरेथिस्टिरॉन वाला? हाँ हाँ, देखिए कि अगर मैंने बोला ना कि अभी आपको कैसे जजमेंट करना पड़ेगा, आप कौन किसको इंजेक्शन दोगे। तो आपने मेट्रोक्सोप्रोजेस्टेरोन सपोज पेशेंट को दिया, 2-3 दिन उसने लिया पर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो वापिस आपके ओपीडी में आया। या ऐसा पेशेंट है कि वो बोलता है कि इतना ब्लीडिंग हो रहा है मैम, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो इतना ब्लीडिंग, आप उसकी कंडीशन देख के तो आपको पता चलेगा ना, टेकीकार्डिया होता है, उसका पल्स रेट ज़्यादा होता है। तो ऐसा जब ब्लीडिंग हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको तुरंत इफेक्ट चाहिए ना, तो आप ओनली मेडिसिन दोगे तो उसकी इफेक्ट आएगी बट इट विल टेक 4 to 5 days। अभी 4-5 दिनों तक इफेक्ट आने में वेट करेंगे तो पेशेंट को तो प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें आपको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, तो ऐसे केस में आप इंजेक्शन एक्वाविरॉन IM प्लस इंजेक्शन ट्रेनलॉक IM और IV आप दे सकते हो। पहले वो दे दो आप ओपीडी में। आया समझ में अभी मैं क्या बोल रही हूँ? फिर क्या करो, फिर उसको नॉरेथिस्टेरॉन पे आप स्विच ओवर कर दो। नॉरेथिस्टेरॉन 5 मिलीग्राम 1 TDS फॉर 3 days फॉलोड बाय 1 BD फॉर 25 days। आया समझ में अभी? आया समझ में? पता चला ना कैसा देने का? आप इंजेक्शन, जब आपको ब्लीडिंग बंद करना है तो आप क्या करोगे, पहले इंजेक्शन दे दो ओपीडी में, स्ट्रेट दे दो, एक बस एक ट्रेनलॉक और ये दे दो। उसके बाद मैं मेरे क्लिनिक में क्या करती हूँ, तो वो मैं पहले दे देती हूँ। फिर उसको मैं नॉरेथिस्टेरॉन 1 TDS फॉर 3 days फॉलोड बाय 1 BD फॉर 25 days ऐसा देती हूँ। और उसके साथ टैबलेट ट्रेनलॉक भी कई बार हम लोग दे देते हैं। टैबलेट ट्रेनलॉक 500 मिलीग्राम 1 TDS फॉर 5 days। इतना आप दोगे तो उसको 100% एक दिन में या 10 से 12 घंटे में पेशेंट को ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा, कैसा भी ब्लीडिंग होगा। इवन पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग होगा, यूट्र फाइब्रोड की वजह से होगा या कोई सिस्ट की वजह से होगा, किसी भी तरह के का होगा तो दे विल रिस्पॉन्ड विद दिस मेडिकेशन। तो जब भी आपके पास टाइम नहीं है डायग्नोस करने का या कुछ भी नहीं है, ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट की जान बचानी है, ब्लीडिंग बहुत हो रहा है, छोटी लड़की है, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो पहले आप ब्लीडिंग तो बंद करना पड़ेगा ना। तो आप कैसे ब्लीडिंग बंद करोगे, तो दिस इज द आंसर फॉर दैट। फिर आप इन्वेस्टिगेशन और वो सब कराओ कि उसको क्या प्रॉब्लम है। पर अगर पेशेंट को ब्लीडिंग के साथ आया, उसको टेकीकार्डिया है, तो ऐसे कंडीशन में तो आप नहीं बोलोगे कि अभी के अभी अल्ट्रासाउंड करा क्या हो, अभी के अभी ब्लड रिपोर्ट करा क्या हो। तो पहले आप इतना दे दो, वो स्टेबल हो जाए, फिर आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो कि फिर अभी हम देखते हैं कि क्यों ब्लीडिंग हो रहा है, एज रिलेटेड है या कोई डिसीज की वजह से है। समझ में आ गया ये अच्छी तरीके से? बिकॉज ये बहुत काम में आएगा आपको, रूटीनली ऐसे केसेस आएगा ही आपको, ठीक है। तो यूजुअली हम ऐसा करते हैं। फिर कई केसेस में आप ओसिपिल्स भी दे सकते हो, रिप्लेस थेरेपी विथ ओसिपिल्स फिर 6 साइकिल्स। नॉरेथिस्टेरॉन नहीं लेना है तो आप ओसिपिल्स भी दे सकते हो, बिकॉज ओसिपिल्स में भी इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है। बट ओसिपिल्स में प्रॉब्लम क्या होगा
कि उसके भी इफेक्ट इतनी जोरदार नहीं होती है नॉरहेथिस्टेरोन जितनी, बिकॉज ओसिपिल्स में इफेक्ट आएगी बट 5 से 6 दिन लगेगा इफेक्ट आने में। तो ये सारा आप यूज कर सकते हो। आप मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन दे सकते हो, आप ओसिपिल्स दे सकते हो, और आप नॉरहेथिस्टेरोन दे सकते हो, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नॉरहेथिस्टेरोन। पर कई बार आपके पास अवेलेबल नहीं है या कुछ भी नहीं है, आपको किसी को लिखना है, तो ये आप यूज कर सकते हो, बट रिजल्ट के लिए, पक्का रिजल्ट के लिए ऑलवेज यूज नॉरहेथिस्टेरोन। गॉट इट? अभी ओसिपिल्स के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि कहाँ पे कब ओसिपिल्स यूज करनी है, बिकॉज वो सबको प्रॉब्लम होता है कि ओसिपिल्स तो बहुत सारी आती है, आपने देखा होगा ना, बहुत सारी ओसिपिल्स आती है, तो कौन से पेशेंट में कौन सी ओसिपिल यूज करोगे? तो ओसिपिल्स जो होती है वो, उसमें बेसिकली होता क्या है पहले वो पता होना चाहिए। तो उसमें बेसिकली इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है ना। तो जो इस्ट्रोजन है वो कौन सा होता है, सब आप लेके देखना एक बार, जितनी आपके पास ओसिपिल्स मेडिकल स्टोर में है वो एक बार इकट्ठा रख के आप देखना, तो आपको आइडिया आएगा। तो सब में इथिनाइल एस्ट्राडियोल होगा, वो देखना, ठीक है। पर प्रोजेस्टेरोन है ना, वो सब में अलग अलग होगा। प्रोजेस्टेरोन किसी में डिसोजेस्ट्रोल होगा, किसी में नॉर्जेस्ट्रोल होगा, किसी में लिवोनॉर्जेस्ट्रोल होगा, किसी में साइप्रोटिनोन एसीटेट होगा, किसी में ड्रोस्पाइरिनोन होगा। इतने सारे वेरिएशंस अवेलेबल है। तो इतने सारे वेरिएशंस की ओसिपिल्स क्यों बनाते हैं ये लोग मार्केट में, जब एक ही टैबलेट नहीं सबको काम आती है? क्यों मेडिकल वाले क्यों इतनी नई नई बनाते रहते हैं? बिकॉज जो प्रोजेस्टेरोन है उसका फंक्शंस अलग अलग होता है एवरी प्रोजेस्टेरोन का। सपोज नॉरहेथिस्टेरोन है, वो भी प्रोजेस्टेरोन ही है। सपोज आप ड्यूफास्ट्रोन ले लो, वो भी प्रोजेस्टेरोन है, पर सबका फंक्शन अलग अलग है, उसके लिए इतनी सारी ओसिपिल्स अवेलेबल है। तो कॉमनली जो हम ओसिपिल्स देखते हैं उसमें लिवोनॉर्जेस्ट्रोल या नॉर्जेस्ट्रोल होता है, या डिसोजेस्ट्रोल, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम है। तो जो ओवरऑल एल आती है उसमें लिवोनॉर्जेस्ट्रोल है। तो अभी उसके प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन से हिसाब से ये बनाया गया है। फिर इस्ट्रोजन का भी ऐसा है कि इस्ट्रोजन के डोज के हिसाब से वो 3 में कैटेगराइज हुई है ओसिपिल्स। ये लिखना हो तो आप लिख लीजिए, बिकॉज ये कहीं पे कोई बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। जो इस्ट्रोजन के हिसाब से है ना, वो ओसिपिल्स के उन्होंने डिवाइड किया है वेरी लो डोज एंड हाई डोज। तो जिसमें इथिनाइल एस्ट्राडियोल 0.2 है, मीन्स 20 मिलीग्राम है, उसको बोलते हैं वेरी लो डोज ओसिपिल। जिसमें इस्ट्रोजन 30 मिलीग्राम है उसको बोलेंगे लो डोज ओसिपिल। और जिसमें इथिनाइल एस्ट्राडियोल 50 है उसको बोलेंगे हाई डोज। अभी ये क्यों जमेला खड़ा हुआ, आपको वो आएगा। तो जो लो डोज ओसिपिल है वो कहां पे यूज होगी? लो डोज ओसिपिल mainly used for contraception purpose in young patients and thin and lean patient। जिनका वेट बहुत कम है तो उनको इतना हाई डोज जरूरी नहीं है, तो क्यों सबको इतना हाई डोज वाला देने का? सो लो डोज ओसिपिल्स आर मेनली यूज्ड फॉर थिन एंड लीन पेशेंट एंड यंग पेशेंट फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। तो उसमें आती है फेमिलॉन टैबलेट। फेमिलॉन बहुत पॉपुलर ड्रग है, एमएसडी कंपनी की है।
तो उसमें इथिनाइल एस्ट्राडियोल 20 रहेगा एंड डिसोजिस्ट्रॉल रहेगा। तो दैट इज वेरी लो डोज। लो डोज ओसिपिल जो हम ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए करते हैं, जो हम साइकिल रेगुलेटर में करते हैं, जो हम आईवीएफ में डाउन रेगुलेशन में करते हैं, इन शॉर्ट बेसिकली जो हम साइकिल रेगुलेटर और इन सब के लिए जो यूज करते हैं, या थोड़ा ओबेस पेशेंट है जिसका वेट मोर देन 80 kgs है, तो इन सब में फॉर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कौन सी यूज होगी? लो डोज पिल। तो मोस्टली हम इसमें यूज करते हैं ओवरऑल एल, जिसमें इथिनाइल एस्ट्राडियोल विथ लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल है। लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, नॉर्जेस्ट्रॉल, डिसोजेस्ट्रॉल ऑलमोस्ट सेम फंक्शन। जो गवर्नमेंट में आती है माला डी एंड माला एन आती है, तो उसमें भी जो माला एन है वो लो डोज पिल है और माला डी है वो हाई डोज पिल है। एंड हाई डोज पिल तो वो सेम है, बट उसमें इथिनाइल एस्ट्राडियोल 50 है। तो वो क्यों आई? कई बार ओवरऑल एल से भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होता है, तो आपको ओवरऑल एल की वजह ओवरऑल जी यूज करना पड़ता है। तो ओवरऑल एल एंड ओवरऑल जी आती है। तो अभी क्लियर हुआ कि जब यंग पेशेंट है ओनली फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, दे यूज वेरी लो डोज पिल, तो उससे वेट नहीं बढ़ेगा, साइड इफेक्ट कम होगी, तो उसमें हम फेमिलॉन यूज करते हैं। फिर आया लो डोज, जिसमें इथिनाइल एस्ट्राडियोल 30 विथ लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल या डिसोजेस्ट्रॉल है, ओवरऑल एल, नोवेलॉन, ये सारी है लो डोज पिल। अभी आई हाई डोज पिल, ओवरऑल जी एंड माला डी, जिसमें इथिनाइल एस्ट्राडियोल 50 है। ये एक पोर्शन हो गया। अभी उसके आगे नई 4th जनरेशन ओसेपिल्स आई, जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन है वो उन्होंने ड्रॉसपाइरिनॉन वाला आया, ड्रॉसपाइरिनॉन। तो वो कहाँ पे यूज होती है? ड्रॉसपाइरिनॉन आर मेनली यूज्ड एज ए लो एंड्रोजेनिक, मीन्स जिसमें एंड्रोजन बहुत हाई होता है। तो पीसीओडी वाले केसेस है तो उसमें हम ड्रॉसपाइरिनॉन यूज करेंगे। फिर एक साइप्रोटिरॉन एसीटेट आया, तो मेनली इट इज यूज्ड टू ट्रीट एक्ने एंड हर्शुटिज्म। साइप्रोटिरॉन इज वन काइंड ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ड्रॉसपाइरिनॉन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। तो पीसीओडी जो होता है उसमें हम ड्रॉसपाइरिनॉन या साइप्रोटिरॉन एसीटेट यूज करते हैं, बट साइप्रोटिरॉन एसीटेट इज मेनली यूज्ड एज ए साइकिल रेगुलेटर इन पीसीओडी एंड ऑल्सो टू ट्रीट एक्ने एंड हर्शुटिज्म। तो कई गर्ल्स में जिसको एक्ने हर्शुटिज्म का प्रॉब्लम होता है, विथ साइकिल इरेगुलरिटीज होती है, तो उसमें आप कौन सी ओसिपिल्स दोगे? साइप्रोटिरॉन वाली। तो क्या हुआ कि अगर 20 इयर्स की गर्ल आती है, उसको इरेगुलर साइकिल है और उसकी साइकिल आपको रेगुलर करनी है, तो साइकिल रेगुलेटर यूजुअली हम ओसिपिल्स से ही करते हैं। तो उसमें आप साइप्रोटिरॉन वाला दो, न कि दिस ओवरऑल एल, बिकॉज ओवरऑल एल से थोड़ा बहुत वेट गेन होता है और एक्ने हर्शुटिज्म भी उसको होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए साइप्रोटिरॉन वाला कॉम्बिनेशन आप दो। तो ये बेसिकली रूटीन ओसिपिल्स। अभी एक काम करो, आपके पास नियर बाय कोई भी मेडिकल स्टोर है तो उसमें जितनी भी ओसिपिल्स है वो आप एक बार लेके देख लो, तो आपको सब समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सी ओसिपिल्स यूज करनी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर, इवन गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं पता है कि कहाँ पे कौन सी ओसिपिल्स यूज करनी है। तो ये बहुत बेसिक फंडा है, कहाँ पे आप कौन सी ओसिपिल्स आप यूज करोगे। अंडरस्टूड?
क्लियर? आई थिंक आई हैव ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर यू. अभी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. मैंने बोला ना कि एक बार आप सब देख लो और उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछो कि मैम ये कहाँ पे यूज़ होती है, ऐसा. तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होगा कि फिर अभी आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको मैं कौन सी दूँ. नॉर्मल एज ए साइकिल रेगुलेटर हम सभी को ओसिपिल्स ओवरऑल एल देते हैं, ओवरऑल एल या नोवेलॉन देते हैं. तो जब भी यंग गर्ल्स आती है, जब भी आती है ना, तो यूजुअली आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर क्या करेंगे साइकिल रेगुलेटर के लिए, सिंपली गिव ओसिपिल्स फॉर 3 साइकिल्स. पर फिर आपको एक्चुअली उसका रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसको साइकिल इरेगुलरिटी क्यों है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज साइकिल इरेगुलरिटी चेक करने के लिए सिंपल गो फॉर डे टू एच. आप डे टू एच कराते हो तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा. अगर उसका एलएच एफएसएच से हाई है, दैट मीन्स पीसीओडी है, तो उसको पीसीओडी की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी. और पीसीओडी में आपको साइप्रोटिरॉन वाली ओसिपिल्स देनी पड़ेगी फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर 3-4 मंथ्स. पेशेंट को बोलने का ये आपको जब भी प्रेगनेंसी रखनी है 6 महीने, 12 महीने, इवन 1 ईयर 2 ईयर तक लेनी पड़ती है. अगर ऐसा हुआ कि पेशेंट एकदम हेल्दी है, उसका डे टू एच भी नॉर्मल आया, तो इट इज़ एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें सिंपली आप ओसिपिल्स फॉर 3 साइकिल्स दे दो. फिर उसको बोलो जब भी प्रॉब्लम हो तब आ जाना. और अगर वो ओबेस होगी तो भी साइकिल इरेगुलरिटी हो सकती है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसमें आपको बोलना पड़ेगा. तो सिंपल ऐसे हम यूज़ करते हैं फॉर साइकिल इरेगुलरिटीज़. फिर डे टू एच से आपको पता चलेगा थायराइड है तो वो ट्रीट करो, पीसीओडी है तो वो ट्रीट करो. अगर उसका एफएसएच बहुत हाई आ रहा है तो देखो कि वो ओवेरियन फेलियर में जा रही है कि नहीं जा रही है. तो ऐसे आपको हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया कैन ऑल्सो लीड्स टू साइकिल इरेगुलरिटीज़, तो वो आपको डे टू एच से ही पता चलेगा. हाँ, सीबीसी कराओ, उसका अगर हीमोग्लोबिन बहुत लो होगा तो भी इट कैन लीड्स टू द इरेगुलरिटीज़. Emotional stress, anxiety can leads to the irregularities. Obesity leads to the irregularities. So, आप कॉज बाद में ढूंढो पर उसको सिंपली ओसिपिल्स तो स्टार्ट कर दो. पर जहाँ पे भी आपको पीसीओडी जैसा पिक्चर लगता है, पीसीओडी कैसे पता चलेगा, इरेगुलरिटीज है, ओबेस है, हर्शुटिज्म है, एक्नी है, तो देख के ही आपको पता चल जाता है कि इट्स पीसीओडी. तो ऐसे पेशेंट्स में सिंपली गिव साइप्रोटिरॉन वाली ओसिपिल्स दो. और जो नॉर्मल टीनेज गर्ल्स है या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उसमें सिंपली आप ओवरऑल एल दे सकते हो. उसमें भी आप साइप्रोटिरॉन वाला दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ओनली डिफरेंस इज मनी, बिकॉज जो ओवरऑल एल आती है, नोवेलॉन आती है, वो करीबन 150 रुपीज़ का एक पैकेट आता है और साइप्रोटिरॉन ऑलमोस्ट 300-350 का आता है. तो ऑलमोस्ट कॉस्ट इज डबल. ड्रोस्पाइरिनोन और साइप्रोटिरॉन जो आती है वो न्यू जनरेशन ओसिपिल्स मानी जाती है. तो जो यंग न्यूली मैरिड कपल्स है तो उनको, जिनको वेट गेन नहीं चाहिए, थोड़ा भी वेट गेन नहीं चाहिए, तो ऐसे केसेस में ड्रोस्पाइरिनोन एंड दिस साइप्रोटिरॉन वाला हम यूजुअली यूज करते हैं. देन सेकेंडरी मैंने बोला कि ट्रीट अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग कॉज. फिर आप अल्ट्रासाउंड करा के देखो, फाइब्रोड है तो वो ट्रीट करो, एंडोमेट्रियोसिस है तो वो ट्रीट करो. नाउ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, 20 से 40 साल की उम्र में पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, तो आप क्या करोगे. मीन्स पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, तो उसमें मैंने बोला कि सिंपली उसमें भी सेम ही रहेगा, आइदर यू यूज मेड्रोक्सी और आइदर यू यूज नॉरहेथिस्टिरॉन. तो इसमें कई बार हायर डोज पे भी जाना पड़ता है. तो इसमें हम नॉरहेथिस्टिरॉन कई बार, जिसमें मैंने बोला 1 TDS फॉर 3 days एंड 1 BD फॉर 25 days, पर कई बार हाँ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है तो पहले ऑलवेज रूल आउट द प्रेगनेंसी, कंफर्म करो. अगर उसका प्रेगनेंसी की वजह से ब्लीडिंग है, रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पड़ा हुआ है और आप कितना भी प्रोजेस्टेरोन देंगे नहीं अच्छा होगा, तो ऑलवेज रूल्ड आउट प्रेगनेंसी की वजह से ब्लीडिंग नहीं हो रहा है.
when you confirmed it's not due to pregnancy, then you can give the medicine of this. तो बहुत ब्लीडिंग होता है तो उसमें नॉरहेथिस्टेरोन इवन यू कैन गिव अप टू 2 TDS for 3 days followed by 1 TDS for 3 days followed by 1 BD for 25 days. ऐसे भी एक रेजिमेन है. हैवी ब्लीडिंग्स को कंट्रोल करना है तो 2 TDS नॉरहेथिस्टेरोन फॉर 3 days followed by 1 TDS for 3 days followed by 1 BD for 25 days. फिर ये जो सारी उसमें जो कॉमनेस्ट ड्रग हम मार्केट में देखते हैं वो है प्रिमोल्यूट एन और रेजिस्ट्रॉन. तो वो 5 मिलीग्राम आता है उसमें नॉरहेथिस्टेरोन एसीटेट. अभी थोड़े एक दो साल से लॉन्ग सस्टेन्ड रिलीज्ड नॉरहेथिस्टेरोन आई है. वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ, पर उसका प्रॉब्लम यही है कि वो सारे मेडिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं होता है तो हम कॉमनली प्रिस्क्राइब नहीं करते. पर आपको पता होना चाहिए ऐसा आता है. तो उसमें आती है क्रीना NCR एंड नोस्ट्रा NCR. तो वो क्या है, वो सेम है बट उसमें नॉरहेथिस्टेरोन 10 मिलीग्राम एंड 15 मिलीग्राम की टैबलेट आती है. तो सिंपल 15 मिलीग्राम की एक ही देने की 3 दो तो ऐसी मार्केट में अवेलेबल है. बट यूजुअली वी प्रिस्क्राइब प्रिमोल्यूटेन या रेजिस्ट्रॉन. वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पेशेंट को मिल जाएगी. पर ऐसा रेजिमेन है. एक है 2 TDS फॉर 3 days फॉलोड बाय 1 TDS फॉर 3 days फॉलोड बाय 1 BD फॉर 25 days. और टीनेज गर्ल्स में 1 TDS फॉर 3 days फॉलोड बाय 1 BD फॉर 25 days. फिर अगर ओव्यूलेटरी, मैंने बोला ना कि ओव्यूलेटरी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, पेशेंट को प्रेगनेंसी भी नहीं रखनी है, तो बेस्ट इज साइकिल रेगुलेटरीज ओसिपिल्स. ओवरऑल L फॉर 3 साइकिल्स के लिए दे दो और डे टू एज करा के रीजन फाइंड आउट करो कि क्यों इसकी साइकिल इरेगुलरिटी हुई है. ये बुक का सारा है पर मैं जो बोलूँ वो आप अच्छी तरीके से सुनो. एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग है और पेशेंट को आप ऐसा है कि वो प्रेगनेंसी भी विश कर रहा है तो उसमें मैंने बोला कि यू कैन गिव बोथ मेड्रोक्सी एंड नॉरहेथिस्टेरोन. पर नॉरहेथिस्टेरोन से कंजेनिटल एनोमली के चांसेस ज़्यादा हो अकॉर्डिंग टू द बुक. बट प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग इन माई प्रैक्टिस आई ऑलवेज यूज नॉरहेथिस्टेरोन. मेड्रोक्स में इतना यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज उससे इतना रिजल्ट नहीं मिलता है. और व्हेन पेशेंट वांट्स प्रेगनेंसी, पेशेंट को प्रेगनेंसी होती है और वो बोलते हैं उससे मेनोरेजिया है, बहुत साइकिल बहुत ज़्यादा आती है, तो ऐसे में हम ड्यूफास्ट्रॉन वी कैन प्रिस्क्राइब फ्रॉम डेट 27. ऑलवेज प्रोजेस्ट्रॉन इज प्रिस्क्राइब्ड पोस्ट ओव्यूलेटरी. रिमेंबर द मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी हमने पढ़ी थी. बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन ओव्यूलेशन की बाद ही देते, अगर उससे पहले दे दिया, अगर हमने किसी में, मैंने बोला ना कि हम 5वें दिन से भी दे सकते हैं, तो वो दे सकते हो पर पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी. सो प्रोजेस्ट्रॉन जो लोग प्रेगनेंसी रखना चाहते हैं उनके लिए बात है. तो उसमें आप ड्यूफास्ट्रॉन डे 17 से स्टार्ट कर सकते हो या मेड्रोक्स से डे 17 से आप दे सकते हो. Sometimes we can give continuous progesterone. So medroxyprogesterone लो डोज में 1 BD फॉर 90 days के लिए भी हम दे सकते हैं. पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट अबॉर्शन पेशेंट को कई बार कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता है तो उसमें हम एक इंजेक्शन डेपो-प्रोवेरा आता है. डेपो-प्रोवेरा इज क्या, DMPA इज सिंपल कि जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आता है ना वही इंजेक्शन है DMPA. तो वो प्रोजेस्ट्रॉन डेपो है तो उसमें इतना प्रोजेस्ट्रॉन है कि धीरे धीरे बॉडी में रिलीज करता रहेगा और उसकी इफेक्ट 2.5 महीने तक रहती है. तो यू हैव टू रिपीट एट एवरी 2.5 month. पर ओनली प्रॉब्लम इज प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो एग्जैक्टली नहीं बॉडी में मेंटेन होता है, तो उसकी वजह से स्पॉटिंग होता रहता है पेशेंट को एंड वेट गेन.
स्पॉटिंग एंड वेट गेन आर मेन 2 साइड इफेक्ट्स ऑफ DMPA। तो जब भी आप पेशेंट को DMPA दो तो डोंट फॉरगेट, बिकॉज ये एक तो अच्छा इसके लिए है कि लो कॉस्ट, ओनली 150 रुपीज़ का एक इंजेक्शन है और पेशेंट को हर 2.5 महीने के बाद लेने का, तो ऐसे चलेगा। पर पेशेंट को आप जब भी दो तो बोलो इट कॉज द सम वेट गेन एंड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग और स्पॉटिंग कैन हैपन। ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है, उसमें ओवरऑल एल जनरली सब लोग देते हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होता है पोस्ट डिलीवरी तो, बट आइडियली सिराजेट देनी चाहिए, बिकॉज ओवरऑल एल में इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन है। अगर हम ये रूटीन देते हैं तो वो लैक्टिव फीडिंग पे अफेक्ट करता है, तो उसके लिए आइडियली प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल सिराजेट एक आती है वो देनी पड़ चाहिए, बट सिराजेट यूजुअली नॉट अवेलेबल इन द मार्केट इजीली। देन वी कैन यूज मिरेना, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, LNG-IUS। मिरेना, व्हाट इज मिरेना? तो एक ऐसा डिवाइस आता है लाइक अ कॉपर टी, तो उसमें प्रोजेस्ट्रॉन कॉपर टी पे लगा हुआ होता है और वो धीरे धीरे प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करता है एंड दैट कैन इफेक्टिव अप टू 5 years, 5 साल। बहुत क्या बोलूँ, बहुत इनोवेटिव या एक जादू जैसी ये डिवाइस आया है। तो प्रैक्टिकली मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ मेरी प्रैक्टिस में, तो ऑलमोस्ट हिस्टेरेक्टोमी तो नील हो गई है मेरी OPD में, बिकॉज इससे रिजल्ट आ जाता है तो क्यों पे किसी पेशेंट का ऑपरेट करने का। सो मोस्ट इफेक्टिव टू ट्रीट द DUB, जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, जिनका फैमिली कंप्लीट हो गया है, तो उसमें इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इन वेस्टर्न कंट्रीज तो ये लोग मोस्टली कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी ये यूज़ करते हैं, बिकॉज सेफेस्ट है, कॉन्ट्रासेप्शन भी होता है और जब चाहे निकाल दो और आपका इफेक्ट निकालने के बाद 2-3 महीने में आपका साइकिल रेगुलर हो जाता है। इट इज़ मेनली कॉज ओलिगोमेनोरिया, मीन्स इससे साइकिल बहुत ही कम हो जाएगा और 5-6 महीने के बाद तो इवन समटाइम्स सम केसेस में इमेनोरिया ही हो जाता है, पेशेंट को ब्लीडिंग ही नहीं होगा पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा सामने, ये उसका मेजर बात है। हाईली रिकमेंडेड इफ देर इज अ प्योर केस ऑफ DUB, कोई कॉज नहीं है तो इट इज द मोस्ट ड्रग और वट एवर द ऑप्शन LNG-IUS। ल्यूपरेट डेपो लिखा है बट यूजुअली नॉट गिविंग टू ट्रीट द मेनोरेजिया। So these are the mainly hormonal preparations we use to treat the menorrhagia. Non-hormonal में आप सबको पता है एंटीफाइब्रिनोलाइटिक एजेंट ट्रेनिक्सा देते हैं 500 मिलीग्राम 1 TDS फॉर 5 days। मेनली इट इज गिवन फॉर IUCD इंड्यूस्ड जो मेनोरेजिया होता है कि मैम